नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा की भर्ती आई है उसके बारे में। और हम जिस सेक्शन के बारे में आज बात करेंगे पर्टिकुलरली वो है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि जीएस में कितना भी आप पढ़ लें, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने पे आ जाए तो हो सकता है कि आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाएं, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ना आता हो। मगर सामान्य हिंदी के साथ ऐसा कतई नहीं है। अगर आपने जो भी सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर आपने उनकी अच्छे से तैयारी कर ली तो आप 25 में से 25 नंबर आसानी से सामान्य हिंदी में ला सकते हैं, जो कि आपकी बाकी नंबर को भी कवर कर सकता है। मतलब बाकी अगर एग्ज़ाम में आपसे कुछ रह जाता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको हिंदी जो है वो अच्छे से कवर कर सकता है। अब हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस कि हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या-क्या है, क्या-क्या पूछा जाना है। और फिर सामान्य हिंदी की तैयारी आपको लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, राजस्व लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सामान्य हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। एक बार नज़र डाल लेते हैं जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है, जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ने हैं, तत्सम और तद्भव पढ़ने हैं, संधियाँ पढ़नी हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्ति एवं मुहावरे पढ़ने हैं, वाक्य संशोधन पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश। देखिए बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसकी तैयारी आराम से जो समय है उसमें करी जा सकती है और आपको 25 नंबर ये हिंदी, सामान्य हिंदी आपको दिला सकता है। अब मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा कि आपको हिंदी की तैयारी किस तरह से करनी है। इसके लिए मैंने काफ़ी जो यूपी ट्रिपल एससी के और एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें हिंदी के प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं, मैंने उसको एनालाइज़ किया है। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकाल दें। तो उसके लिए मैंने जो हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी में डिवाइड इसलिए किया है कि किस तरह से किस टॉपिक को आपको कवर करना है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता जाता है, तो आपकी तैयारी सही दिशा में कैसे जा सकती है। तो बात करते हैं कैटेगरी 1 जो मैंने इसको डिवाइड किया है, उसमें आपका आता है समास, संधियाँ, कारक और काल। अब ये कैटेगरी 1 है क्या? ये जो मैंने बनाई है आपकी सरलता के लिए, ये कैटेगरी 1 में वो टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज आपको गेन करना है। आपको ये इन चारों टॉपिक में समास, संधियाँ, कारक और काल में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उनकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, उनके एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे कि किस में क्या आता है। इसको आपको समझने वाली चीज़ है, ये कैटेगरी 1 में रखी है। कैटेगरी 2 में रखा है पर्यायवाची शब्द, विलोम, तद्भव, तत्सम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लिंग, वचन और अनेकार्थी शब्द। कैटेगरी 2 का क्या मतलब है? इसमें आपको समझने जैसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको बार-बार उन चीज़ों को पढ़ना है ताकि वो शब्द आपके दिमाग में कहीं न कहीं बैठ जाएँ और एग्ज़ाम में वो आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको लगा सकें। इसमें देखिए रटने जैसा कुछ नहीं होता। अब इतने सारे शब्द होते हैं, पर्यायवाची और विलोम अकेले इतने सारे हो जाते हैं कि अगर आप रटने बैठेंगे तो शायद आप कभी रट नहीं पाएँगे। तो इसका सरल तरीका यही है कि आप उनको बार-बार देखते रहिए समय-समय पर, ताकि एग्ज़ाम में आप कहीं न कहीं आपको, अगर आपने अच्छे से देखा है, कई बार रिवाइज़ किया है, तो ज़रूर आप उसको एग्ज़ाम में क्लिक करके आप अपना सही आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी 3 में डिवाइड किया है, इसमें वाक्य संशोधन है, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित है। कैटेगरी 3 की प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी है? कैटेगरी 3 की प्रैक्टिस आपको लिख के करनी है। देखिए जब तक आप वाक्य संशोधन की चीज़ें या वर्तनी त्रुटि से संबंधित जो प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में आप गलती कर बैठेंगे। जब आप खुद लिख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप समझ पाएँगे कि आखिर कहाँ पर गलती हो रही थी या किस तरह से आप उसको सही कर सकते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है उसमें केवल एक टॉपिक है, वो है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसका जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका होता है, वो है प्रैक्टिस। आपको ये आपसे गलती हो सकती है कि आपको लगे कि गद्यांश का जो सेक्शन होता है बहुत आसान होता है, मैं पढ़ के कर दूँगा। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप सही से उसको नहीं कर पाएँगे कि किस तरह से गद्यांश को पढ़कर और किस तरह से आंसर निकालना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या अन्य एग्जाम में पूछे गए गद्यांश वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये वाला सेक्शन करना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि किस टॉपिक से एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी 1 से शुरू करते हैं वापस से।
और उसमें हम लेके चलेंगे समास को। देखिए समास में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक तो यूपी ट्रिपल एससी का मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। समास में एक तो परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको परिभाषा दी जाएगी, जो समास के प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इस तरह की आपको परिभाषा दी जाएगी और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे कि ये परिभाषा किस समास की है। दूसरा जो मेन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एक सामासिक पद दे दिया जाता है और उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं समास के प्रकार के कि ये जो पद है वो किस समास से संबंधित है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इस कैटेगरी से पूछे जाते हैं। तो वो आपको उसी चीज़ को आपको ध्यान में रख के अपनी प्रैक्टिस को करना है। तीसरा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरा आपको जो है समास का मेल करने को दिया जाता है। मतलब एक तरफ आपको सामासिक पद दे दिया जाएगा और सामने वो कौन सा समास से संबंधित है वो दे दिया जाएगा और आपको मैच द फॉलोइंग करना रहता है, मतलब युग्म मेल करना रहता है कि कौन सा मेल सही है कौन सा नहीं। तो तीनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको समास की अच्छी समझ होगी, तभी आप इस तरह से इसको कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट संधियाँ पे। संधि किस तरह से आती है? संधि एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है संधि से कि आपको शब्द दे दिया जाता है, एक शब्द, और 4 ऑप्शन में उसका विच्छेद कर दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सही विच्छेद कौन सा है। उसके बाद जो मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि से, वो आपको संधि पहचानने के दिए जाते हैं कि आपको एक संधि का शब्द दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि लग रही है। सबसे ज़्यादा इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कारक। कारक में भी आपको पद दिया जाता है और उसके बाद आपको पहचानना रहता है। वाक्य में भी अंडरलाइन करके दिया जाता है या एक पद दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इनमें इस वाक्य में कौन सा कारक लग रहा है। और उसके बाद आता है काल। सेम चारों पे सेम, इसीलिए एक कैटेगरी में रखा है मैंने इनको, चारों पर एक ही जैसा फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे भी आपको एक शब्द एक पूरा वाक्य दिया जाता है और फिर आपको पहचानना रहता है कि इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा काल इसमें सबसे उपयुक्त है। तो ये चारों कैटेगरी वन वाले में आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा और समझना होगा, सबकी परिभाषा को पढ़ना होगा और उनमें किस तरह के पद वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, वो आपको समझने होंगे। अब कैटेगरी टू जो मैंने बताया इसकी तरफ चलते हैं, जिसका एक और एक इलाज है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बार बार एक ही चीज़ को पढ़ें ताकि वो आपको याद हो जाए। अब इसमें किस तरह से पर्यायवाची में किस तरह से आता है? पर्यायवाची में आपको एक शब्द दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इन 4 में से कौन सा इसका पर्यायवाची है। या दूसरी तरह से इसका दिया जाता है कि एक एक शब्द दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची इसका नहीं है। यानी जो 3 होंगे वो ऊपर वाले शब्द में जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा, वो आपको टिक करना होगा। इसके अलावा युग्म के बना के भी दिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा युग्म गलत है। मतलब जो 3 ऑप्शन होंगे वो आपके सही होंगे, जो जोड़ा होगा वो एक दूसरे का पर्यायवाची होगा और एक नहीं होगा। इस तरह से पर्यायवाची के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलोम में भी यही फॉर्मूला चलता है कि विलोम में आपसे एक शब्द दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इसका विलोम शब्द जो है, या और पूछा जाएगा कि विलोम इसका नहीं है। या फिर युग्म बना के दिया जाएगा कि इन ये जो 4 युग्म दिए गए हैं उनमें से एक गलत है और उसमें क्या होगा कि 3 जो होंगे वो एक दूसरे के विलोम होंगे और एक नहीं होगा। तद्भव तत्सम के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको 4 शब्द दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में और ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा तद्भव है, या ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आपको एक पूरा वाक्यांश दिया जाता है। ज़्यादातर इस टॉपिक से वाक्यांशों वाले से यही तरीके से पूछा जाता है कि आपको एक वाक्यांश दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इसका एक शब्द कौन सा है, तो वो आपको ऑप्शन में से पहचानना रहता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के आप अपनी इस टॉपिक की तैयारी करेंगे। इसके बाद मुहावरे से, लोकोक्तियों से भी इसी तरह का आता है कि आपको मुहावरा दिया जाता है और उसके बाद आपको उसका अर्थ पहचानना रहता है। यानी क्वेश्चन में आपको मुहावरा दिया जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में करके और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कभी कभी काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं तो पहचानना कठिन हो जाता है, तो इसके लिए आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद जो लिंग, वचन और अनेकार्थी शब्द हैं, लिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको शब्द में लिंग पहचानना रहता है। या फिर स्त्रीलिंग शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है इसका पुल्लिंग क्या होगा, या पुल्लिंग शब्द दिया जाता है और उसका स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है। वचन में भी इसी तरह से आपको वचन पहचानना रहता है कि जो शब्द दिया गया है ऑप्शन में 4 दिए जाएंगे कि इनमें से इसका बहुवचन क्या होगा, या फिर बहुवचन दे के पूछते हैं कि एक वचन क्या होगा उसका। अनेकार्थी शब्द से किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? अनेकार्थी शब्द में भी आपको जो है एक शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन 4 में से कौन सा इसका अर्थ नहीं है, या ये पूछा जाएगा एक शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा इन चारों में से इसका अर्थ कौन सा मेल कर खाता है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी 3 की तरफ, जहाँ पे वाक्य संशोधन या वर्तनी त्रुटि है। देखिए इनमें मैं आपको बता दूं कि वाक्य संशोधन करना एक बार फिर आसान होता है, वर्तनी को सही करना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है।
क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपनी तैयारी में वर्तनी जो है उसको लिखना धीरे धीरे छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से हमको कई बार कठिन शब्दों में ये भूल जाते हैं। जैसे बचपन में इमला लिखाया जाता था तो उससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहती थी, लेकिन अब वो चीज़ छूट जाती है तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं। और इसमें अक्सर ऐसे ही दिए जाते हैं प्रश्न जिनसे आपको कन्फ्यूज़न हो। देखिए, वाक्य संशोधन में तो कुछ नियम हैं जिनको अगर आप जो भी टेक्स्ट बुक है जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं वहाँ से पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों से आप सीख जाएंगे। कई अक्सर जैसे अनेकों शब्द दिया जाता है, अनेकों हिंदी में कोई शब्द नहीं होता है। तो इस तरह से आप वाक्य तो आप पहचान लेंगे कि यहाँ पे गलती है। कभी लिंग की गलती से वाक्य में संशोधन करने दिया रहता है, और कभी वचन की, और कभी इस तरह से शब्द दिए रहते हैं। लेकिन वर्तनी शुद्धि में आपको एग्जैक्ट एक शब्द दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे जो कि आपस में काफ़ी मिलते-जुलते होंगे, और उस समय आपने भले उस शब्द को कहीं देखा हो फिर भी आपके सामने कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप पहचान नहीं पाते हैं। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है कि आप उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। जो भी शब्द आपको कठिन लग रहे हैं या जिनमें मात्राओं में कन्फ्यूजन आपको है, उनको लिख के प्रैक्टिस करिए। तो 1-2 बार प्रैक्टिस लिख के करेंगे तो आपको उसका आप समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से लिखा जाता है। अक्सर ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे आपको देखिए एक अध्यात्म शब्द है हिंदी में, और उसका जो आध्यात्मिक वहाँ से बनता है, और अध्यात्म में छोटा आ रहता है लेकिन आध्यात्मिक में बड़ा आ रहता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, उसमें आध्यात्मिक भी लिख देंगे और आध्यात्मिक भी लिख देंगे। और अक्सर आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि अध्यात्म होता है तो आध्यात्मिक होगा, और वो आप वहाँ पे गलती कर बैठते हैं। इसी तरह अधिकारी एक शब्द होता है जिससे आधिकारिक बनता है, लेकिन अधिकारी में आपको छोटा आ मिलेगा और आधिकारिक में आपको बड़ा आ मिलेगा। एग्ज़ाम में जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएँगे, वहाँ पे आधिकारिक लिखा होगा यानी बड़े आ के साथ लिखा होगा, तो आपको लगेगा नहीं, नहीं अधिकारी होता था, तो यहाँ पे आधिकारिक उससे बनकर आएगा तो बड़ा नहीं छोटा होगा, और आपसे यहाँ गलती हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एग्ज़ामिनर जो है वो इसी तरह से क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात हो। इसके बाद जो आखिरी कैटेगरी आती है कैटेगरी 4 की, इसका मैंने पहले ही बता दिया। इसका इसका तो आपको फिक्स्ड पैटर्न है, इसमें कोई बदल के आने का कोई सवाल नहीं। एक आपको पूरा गद्यांश दिया होगा और उससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न दिए होंगे, 2-3 प्रश्न जैसा भी उनका हो। तो आपको गद्यांश को पढ़ना होगा और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर देना होगा। इसमें भी एक तरीका आप लगा सकते हैं कि पहले आप जो है जो प्रश्न दिए हुए हैं एक बार उन पे नज़र मार लें। उसके बाद जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको करना आसान हो जाएगा कि आप उस गद्यांश से पढ़ के पहले ही आपने पता है कि कौन सा क्वेश्चन आगे पूछा गया है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे और फिर ऑप्शन टिक कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसको लेखपाल की तैयारी जो कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए, और अपनी तैयारी को जो जिस तरह से बताया गया इस तरह से करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, और आप हिंदी में 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।